हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स हमने स्टार्ट की थी लास्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें से 2 टेक्निक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रिमेनिंग 2 टेक्निक्स हम आज कवर अप करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आपने पिछली वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं जिसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स, उनका बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, तो प्लीज वो वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए। पूरी प्लेलिस्ट आपके साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशंस पहुंचती रहें, इजी एंड अंडरस्टैंडेबल एक्सप्लेनेशंस ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। So let's connect to commerce and let's learn the remaining techniques of scientific management. आज हम करने वाले हैं 2 टेक्निक, साइंटिफिक वर्क स्टडी एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। शुरू करते हैं साइंटिफिक वर्क स्टडी। यहां पर मैंने लिखा है कि एक्चुअली साइंटिफिक वर्क स्टडी होती क्या है। दिस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ वर्क। किसी भी काम को करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं कि एक काम कितनी देर में कंप्लीट होना चाहिए, उस काम को किस मेथड से करना चाहिए, उस काम को करने में कितने मूवमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और उस पर्टिकुलर काम को करने में कितने रेस्ट इंटरवल्स की जरूरत पड़ती है। तो जो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वर्क है वो क्या है? दैट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द वर्क, then the method of doing the work, then the movements involved in doing the work, and the rest intervals required in doing the work. तो इन चारों चीजों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इन चारों चीजों पर ध्यान देकर ओवरऑल वर्क परफॉर्मेंस की इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी पे बहुत फर्क पड़ता है। इनमें से अगर किसी भी एलिमेंट को इग्नोर कर दिया जाएगा तो वर्क इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो साइंटिफिक वर्क स्टडी का मतलब सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वर्क, और उस सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वर्क के लिए वी कैन नॉट स्टडी द वर्क एज अ होल। जो हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं कि पूरे काम को एज अ होल कभी भी स्टडी नहीं करना चाहिए। काम को छोटे छोटे टुकड़ों और एस्पेक्ट्स में बांटना चाहिए और फिर हर एस्पेक्ट की डिटेल स्टडी करनी चाहिए, ताकि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ वर्क का इंप्रूवमेंट हो सके और जिससे ओवरऑल वर्क परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। तो इसीलिए साइंटिफिक वर्क स्टडी जो है उसमें 4 टाइप्स ऑफ स्टडीज कवर अप होती हैं: टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी। अब हर एक पर्टिकुलर स्टडी जो है वो क्यों कंडक्ट की जाती है, कैसे कंडक्ट की जाती है, और उस स्टडी से क्या फायदा होता है ओवरऑल वर्क परफॉर्मेंस में, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइम स्टडी के बारे में। टाइम स्टडी क्या है? द स्टडी टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय द वर्कर टू डू द वर्क। सिंपल मतलब एक ऐसी स्टडी जिसमें क्या डिटरमाइन किया जाता है? द टाइम टेकन बाय द वर्कर टू डू द वर्क, कि एक एवरेज वर्कर को एवरेज सर्कमस्टांसेस में एक काम को करने में कितना टाइम लगता है, और टोटल वर्क में कितना टाइम लगता है। उसके लिए क्या किया जाता है कि पहले तो ईच एलिमेंट ऑफ वर्क जो है उसका टाइम रिकॉर्ड किया जाता है, और जब उसको टोटल कर लिया जाता है तो उससे पता चल जाता है कि कितना फिक्स टाइम होगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ वर्क। मतलब अगर एक काम जो है उसमें 4-5 एक्टिविटीज और एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो हर एक एक्टिविटी का टाइम नोट किया जाएगा और उसके बाद टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क जो है वो ऑलरेडी फिक्स हो जाएगा, वो ऑलरेडी पता लग जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस टाइम स्टडी का? To determine the standard time, the standard output, the labor cost and the incentive schemes that are required to be given to the workers. क्योंकि जब टाइम पता लग जाएगा कि एक एवरेज वर्कर कितने टाइम में काम को पूरा कर लेता है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्क के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्कर्स पता लग जाएंगी, और जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्कर्स पता लग जाएंगी तो लेबर कॉस्ट पता लग जाएगा, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ये भी आसानी से तय कर सकती है कि किसी भी वर्कर ने अगर एवरेज परफॉर्मेंस से ज्यादा परफॉर्म किया है
तो किस तरह से उसे मोटिवेट करें और इंसेंटिव्स दें। जैसे हम ऑलरेडी डिफरेंशियल पीस वेज में देख ही चुके हैं कि एक नॉर्मल रेट होता है जो इनएफिशिएंट वर्कर्स को दिया जाता है और एक अबव नॉर्मल रेट होता है जो उन्हें दिया जाता है जो स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो इस पर्टिकुलर टाइम स्टडी से बहुत सारे पर्पस सॉल्व होते हैं, जिससे स्टैंडर्ड टाइम तो पता लगता ही लगता है और उससे स्टैंडर्ड आउटपुट पता लग जाता है कि एक एवरेज वर्कर कितना आउटपुट दे पा रहा है और उसी से लेबर कॉस्ट और इंसेंटिव स्कीम्स भी डिटरमाइन की जाती है। इसी को एक एग्जांपल लेकर मैंने यहाँ पर बताया है कि अगर मान लीजिए कि पता लग जाए टाइम स्टडी से कि एवरेज वर्कर जो है वो 1 घंटे में 100 पेन बनाता है, पेन की जगह कोई और प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, तो इसका मतलब कि अगर वो पूरे दिन में 8 घंटे काम करता है और उसको 1 घंटे रेस्ट इंटरवल भी दे दिया जाता है तो टोटल वो 7 घंटे एक दिन में काम करता है। तो अगर वो 1 घंटे में 100 पेन बना रहा है तो वो 7 घंटे में कितने पेन बना लेगा? 700 पेन बना लेगा। तो इससे ये पता लग जाएगा कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को 7000 पेन की प्रोडक्शन चाहिए एक दिन में तो उसको कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट्स है? उसको 10 वर्कर की रिक्वायरमेंट्स है ताकि वो अपनी 7000 की प्रोडक्शन पूरी कर पाए। तो टाइम स्टडी जो है it is the study to find out that how much time an average worker takes to complete a particular task और टोटल टास्क के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को नंबर ऑफ वर्कर्स कितने चाहिए ये पता लग जाता है, कितना लेबर कॉस्ट आएगा उस ऑर्गेनाइजेशन का ये पता लग जाता है और अगर कोई इंसेंटिव स्कीम्स उनको डिटरमाइन करनी है अबव एवरेज वर्कर्स के लिए वो इंसेंटिव स्कीम्स भी इसी टाइम स्टडी पे डिपेंडेंट होती है। तो किसी भी टास्क के लिए टाइम टेकन फॉर डूइंग द टास्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, इसीलिए अलग से टाइम स्टडी कंडक्ट करनी चाहिए जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन इन सब चीजों को डिटरमाइन कर पाए। सेकेंड एस्पेक्ट मेथड स्टडी। मेथड हम सब जानते हैं द वे ऑफ डूइंग द वर्क। इट इज द स्टडी टू डिटरमाइन वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क। बहुत सारे तरीके होते हैं एक ही काम को करने के, लेकिन उसमें से बेस्ट मेथड क्या होता है? बेस्ट मेथड वो होता है जिससे मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव हो, मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले कस्टमर्स को और उस मेथड में कॉस्ट जो है वो ज्यादा ना आए। एफिशिएंसी की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसमें हमने देखा कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके हम ये देख पाते हैं कि हम एफिशिएंसी अचीव कर रहे हैं या नहीं। तो एफिशिएंसी जब भी अचीव होगी जब बेनिफिट्स मैक्सिमम होंगे और कॉस्ट मिनिमम होगा। तो वही एफिशिएंसी अचीव करने के लिए मेथड स्टडी कंडक्ट की जाती है ताकि ये पता लग पाए कि किसी काम को करने का बेस्ट मेथड क्या है। हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन और प्रिंसिपल्स में ऑलरेडी देख चुके हैं कि ओल्ड आउटडेटेड अप्रोचेस जो हैं वो हटानी चाहिए और उसकी जगह साइंटिफिक अप्रोचेस लानी चाहिए। तो साइंटिफिक अप्रोचेस वही अप्रोचेस होती हैं जिसमें ट्रायल एंड एरर मेथड ना हो, हिट एंड मिस अप्रोचेस ना हो, रूल ऑफ थंब अप्रोचेस ना हो, बल्कि साइंटिफिक अप्रोचेस और साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल हो हर चीज के लिए जिससे ये पता लग सके कि किसी भी काम को करने के लिए बेस्ट मेथड क्या है। और बेस्ट मेथड को डिटरमाइन करने के लिए सेवरल पैरामीटर्स हैं टू डिटरमाइन द बेस्ट मेथड राइट फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल टिल द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। मतलब मेथड जो है वो हर चीज का बेस्ट डिटरमाइन होना चाहिए। बेस्ट मेथड टू प्रोक्योर द रॉ मटेरियल, बेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, बेस्ट मेथड ऑफ मार्केटिंग, बेस्ट मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। रॉ मटेरियल खरीदने से डिलीवरी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट टू कस्टमर्स तक जो भी स्टेप्स ले ऑर्गेनाइजेशन उन सारे ही स्टेप्स का उसे बेस्ट मेथड अडॉप्ट करना है, तभी ये माना जाएगा कि ये जो काम है बेस्ट पॉसिबल मैनर में किया जा रहा है जिससे कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है और बेनिफिट्स मैक्सिमाइज हो रहे हैं। इसी मेथड स्टडी को कंडक्ट करके टेलर ने क्या डिवाइस करा? टेलर डिवाइस द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बाय यूजिंग दिस मेथड स्टडी व्हिच इज नाउ यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द ऑटो कंपनीज एंड द कार प्रोड्यूसिंग कंपनीज। हर एक स्टेप इन द असेंबलिंग प्रोसेस के लिए क्या क्या मेथड्स अपनाए जाएं जिससे कि बेस्ट प्रोडक्शन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर सके।
तो बहुत सारी ऑटो और कार कंपनीज जो हैं, जो इस तरह से प्रोडक्ट्स को असेंबल करके प्रोड्यूस करती हैं, वो इसी तरह के मेथड स्टडी का इस्तेमाल करती हैं और वो हर एक स्टेप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस में ऐसा बेस्ट मेथड इस्तेमाल करती हैं जिससे उनकी वर्क परफॉर्मेंस जो आउटपुट है वो भी बेस्ट होता है। हम ये कह सकते हैं कि मेथड स्टडी एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें अवेलेबल मेथड्स में से बेस्ट मेथड को चूज किया जाता है। उसके बाद किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो उन मूवमेंट्स की स्टडी करना भी बहुत जरूरी है और उन मूवमेंट्स की स्टडी को हम कहते हैं मोशन स्टडी। तो मोशन स्टडी का क्या मतलब हुआ? इट इज द स्टडी ऑफ वेरियस मूवमेंट्स इन्वॉल्व इन डूइंग द वर्क। अब वो मूवमेंट्स क्यों स्टडी किए जाते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये पता लगाया जा सके कि क्या कोई ऐसे मूवमेंट्स हैं जिनको ऐड करा जा सकता है, 2-3 मूवमेंट्स को मिलाकर एक बनाया जा सकता है, या कोई ऐसे मूवमेंट्स हैं जिनको एलिमिनेट किया जा सकता है, या कोई ऐसे मूवमेंट्स हैं जिनको कंबाइन किया जा सकता है, या फिर उन मूवमेंट्स का जो है वो सीक्वेंस चेंज किया जा सकता है या नहीं। तो ये सब इसलिए डिटरमाइन किया जाता है जिससे हम ये डिटरमाइन कर सके कि कौन से प्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं और कौन से अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं। और जब ये पता लग जाए कि इसमें से कुछ मूवमेंट्स जो हैं वो अनप्रोडक्टिव हैं, तो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को जो है वो रिमूव कर दिया जाए ताकि उससे टाइम बच सके, एफर्ट्स बच सके, मनी बच सके और ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो अचीव हो सके। फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए उसमें 5 मूवमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और एक क्वालिटी चेक का मूवमेंट जो है वो उसमें नहीं है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन ने ये ऑब्जर्व करा कि बहुत सारे रिजेक्शंस हो रहे हैं और जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बहुत नुकसान हो रहा है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी कि 5 की जगह वो 6 मूवमेंट्स कर देगी और क्वालिटी चेक का मूवमेंट भी इन्वॉल्व कर देगी। और उसके अगेंस्ट एक पर्टिकुलर मूवमेंट है जो कि पैकिंग से रिलेटेड है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 2 लेयर्स ऑफ पैकिंग दे रही है किसी भी प्रोडक्ट में और उसका खर्चा भी ज्यादा हो रहा है और उसमें टाइम भी लग रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ये ऑब्जर्व करती है कि 1 लेयर ऑफ पैकिंग ही सफिशिएंट है, अनदर लेयर की जरूरत नहीं है, तो वो अनदर लेयर ऑफ पैकेजिंग को एलिमिनेट कर देगी, वो मूवमेंट हटा देगी, तो उसका टाइम, एफर्ट्स एंड मनी जो है वो सेव हो जाएगा। इसीलिए मूवमेंट स्टडी कंडक्ट की जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है 2 तरह के मूवमेंट्स में डिस्टिंग्विश कर पाए कि इसमें से कौन से अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं और कौन से प्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं। तो जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं उनको हटा दिया जाता है और जो प्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं उन्हें ऐड कर दिया जाता है। दिस इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ मूवमेंट स्टडी और मोशन स्टडी। ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने एक एग्जांपल ले रखा है कि एक वर्कर जो है वो बहुत ही बार मूव करता है फ्रीक्वेंटली फॉर टेकिंग द टूल बॉक्स फ्रॉम अनदर रूम। मतलब टूल बॉक्स जो है वो एक कमरे में रखा रहता है और हर डिपार्टमेंट के वर्कर को क्या करना पड़ता है, जब भी किसी रिपेयर की जरूरत होती है, कोई परेशानी आती है मशीनरी में, तो उसको उस रूम में जाना पड़ता है, टूल बॉक्स लाना पड़ता है और फिर उसको इस्तेमाल करके वापस वहीं रखना पड़ता है। ये हमने प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में भी पढ़ रखा है। तो इसका मतलब कि अगर उसका टाइम वेस्ट हो रहा है और उसे बार बार टूल बॉक्स की जरूरत पड़ रही है तो उसका सॉल्यूशन क्या किया जा सकता है कि टूल बॉक्स को वहीं कहीं अरेंज कर देना चाहिए इन द रूम जहां उसकी जरूरत बार बार पड़ रही है, सो दैट अननेसेसरी मूवमेंट्स व्हिच आर वेस्टिंग द टाइम, मनी एंड एफर्ट्स, दे कैन बी एलिमिनेटेड। Last but not the least is the fatigue study. It is the study to determine the amount and the frequency of rest intervals needed to complete the work. हम सभी जानते हैं कि हम बहुत लंबे टाइम तक बिना थके एक काम को नहीं कर पाते। आप देखते हैं हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो ऑफिस हो, वहां पर बीच में रेस्ट इंटरवल्स दिए जाते हैं क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई 8 घंटे लगातार काम करता रहे और अगर वो लगातार काम करेगा तो उसको इतनी थकावट हो जाएगी कि वो काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। तो रेस्ट इंटरवल्स की बहुत जरूरत होती है उस थकावट को दूर करने के लिए, अपनी एनर्जी को रीगेन करने के लिए। तो ये स्टडी कंडक्ट की जाती है ये जानने के लिए
कि रेस्ट इंटरवल्स जो हैं कितनी देर के बाद होना चाहिए और कितनी देर का रेस्ट इंटरवल होना चाहिए, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ द रेस्ट इंटरवल भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर बहुत लंबा रेस्ट इंटरवल दे दिया जाए तो उससे स्टैमिना रीगेन करने के बजाय ओवरऑल मूड ही चेंज हो जाता है, बहुत लंबे रेस्ट इंटरवल के बाद काम करने का मन ही नहीं करेगा। और अगर बहुत छोटा सा रेस्ट इंटरवल दिया जाए तो उससे स्टैमिना रीगेन ही नहीं होगा। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपको रिसर्च दी जाती है स्कूल में, ज्यादातर स्कूलों में अगर 6 घंटे का स्कूल है तो 3 घंटे बाद जो है वो रिसर्च दी जाती है, और रिसर्च का ड्यूरेशन जो है वो 15 से 20 मिनट का ही होता है। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि 1 घंटे की रिसर्च दी जा रही है, या आपने कहीं नहीं सुना होगा कि छुट्टी से 1 घंटे पहले 5 घंटे बाद रिसर्च दी जा रही है। तो क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं वो स्टडीज पे बेस्ड होती हैं और वो फटीग स्टडीज पर ही बेस्ड होती हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए ये स्टडी कंडक्ट करती है, ताकि उसे ये पता लग सके कि हमारे वर्कर्स जो हैं कितनी ड्यूरेशन के लिए काम करते हैं, कितनी ड्यूरेशन के बाद उन्हें रेस्ट चाहिए होता है और कितनी देर का उन्हें रेस्ट चाहिए होता है। ये जो रेस्ट इंटरवल्स हैं ये बहुत ही जरूरी होते हैं to regain the energy lost due to the continuous work and to start working again with the same potential। तो सेम पोटेंशियल से काम करने के लिए और जो एनर्जी लगातार काम करके नीची हो जाती है उसको रिगेन करने के लिए रेस्ट इंटरवल्स की जरूरत होती है, लेकिन उसके लिए स्टडी कंडक्ट करनी पड़ती है। और जो फटीग अराइज होती है उसके रीजंस बताए गए हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स की वजह से, ज्यादा वर्कलोड की वजह से, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स होते हैं मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, इन सब वजह से जो है वो फटीग अराइज होती है। तो इसीलिए रेस्ट इंटरवल्स जो हैं वो किस में मदद करते हैं, किसी भी तरह के एक्सीडेंट्स, किसी भी तरह का रिजेक्शन, किसी भी तरह की जो इंडस्ट्रियल सिकनेस है उसको दूर करने के लिए रेस्ट इंटरवल्स देना बहुत ही जरूरी है। तो साइंटिफिक वर्क स्टडी को हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए उस काम को कितने टाइम में किया जाए, उस काम को किस मेथड से किया जाए, उस काम में कितने मूवमेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए, और उस काम को करते समय वर्कर्स को कितनी देर बाद कितनी देर का रेस्ट देना चाहिए, इन सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए साइंटिफिक वर्क स्टडी इज द सम टोटल ऑफ टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी। चारों ही स्टडीज को आप पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक पॉइंट आप लेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टडी, एक पॉइंट आप लेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग ईच एंड स्पेसिफिक स्टडी, एक पॉइंट आप लेंगे एग्जाम्पल का, और एक पॉइंट में आप ये बताएंगे कि इस पर्टिकुलर स्टडी को कंडक्ट करने से जो वर्क परफॉर्मेंस है उसमें इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी अचीव की जा सकती है। तो अब सिर्फ एक पर्टिकुलर टेक्निक बची है, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। उसको भी डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स पूरे कवर अप हो जाएंगे। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन भी एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन का अलग मीनिंग और सिंप्लीफिकेशन का अलग मीनिंग है, जबकि इसे एक ही टेक्निक माना जाता है। अब देख लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंप्लीफिकेशन एंड व्हाट डज दिस टेक्निक सजेस्ट। देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी फेज ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। जो भी बिजनेस ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट की जाती हैं उसके लिए कोई स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए। So standardization is the process of fixing certain quantitative as well as qualitative standards related to goods, related to equipments, related to materials, related to methods, related to working conditions। मतलब एक बेसिक स्टैंडर्ड के जो गुड्स हैं उनकी स्टैंडर्ड क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, इक्विपमेंट्स कितने स्टैंडर्ड्स के होने चाहिए, जो मटेरियल्स ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहे हैं उनके बेसिक स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, मेथड जो है वो भी स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए, वर्किंग कंडीशंस जो है वेंटिलेशन, लाइटिंग, ये सब भी स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए। तो जो भी स्टडीज हमने अभी पढ़ी हैं, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, उन सारी स्टडीज का इस्तेमाल करके स्टैंडर्ड्स तय किए जाते हैं फॉर द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी। और वो स्टैंडर्ड्स क्यों तय किए जाते हैं?
ताकि एक बेंचमार्क सेट हो सके अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी कंपेयर्ड। अगर ये स्टैंडर्ड्स ना होना तो जो कोई भी क्वालिटी के मटेरियल यूज किए जा रहे हैं, मशीन्स यूज की जा रही हैं, इक्विपमेंट्स यूज किए जा रहे हैं, जिस क्वालिटी के भी प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहे हैं वो सभी नॉर्मल माने जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कंपैरिजन के लिए कुछ नहीं है। जो भी कुछ अचीव हो गया, अगर 100 यूनिट अचीव हो गए तो इसका मतलब 100 यूनिट ही पूरे होने थे। लेकिन अगर हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट था 150 यूनिट, तो 100 यूनिट प्रोड्यूस होने से ये पता लगेगा कि स्टैंडर्ड अचीव नहीं हुआ है, तो कुछ करेक्टिव एक्शन की जरूरत है। अगर कोई मटेरियल जो है वो डिटेरियोरेटेड क्वालिटी का यूज हो रहा है और उसकी वजह से जो है वो आउटपुट भी जो है वो सही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो ये पता लग जाएगा कि मटेरियल की कमी की वजह से ये आउटपुट में कमी आई है। तो हर चीज के स्टैंडर्ड्स तय करना बहुत ही जरूरी होता है और वो स्टैंडर्ड्स बेंचमार्क्स का काम करते हैं, जिसके अगेंस्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो मेजर की जाती है, कंपेयर किया जाता है उसे स्टैंडर्ड्स के साथ, और कोई कमी होती है तो वो दूर की जाती है। तो इन स्टैंडर्ड्स के बिना कमी पता लगाना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगा। तो इस तरह के स्टैंडर्ड्स जो है वो जरूर सेट होने चाहिए, और उससे क्या फायदा होगा या क्या उसके पर्पसेस होंगे, टू एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स पता लग जाएंगे, टू एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सेलेंस इन द क्वालिटी, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स पता लग जाएंगे, टू एस्टैब्लिश द इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन का, कि जब स्टैंडर्ड्स तय हो जाते हैं तो जो आउटपुट बनकर प्रोड्यूस होता है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड आउटपुट होता है, बिल्कुल एक जैसा होता है। उसकी साइज, उसकी क्वालिटी, उसकी डायमेंशंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वो बिल्कुल स्टैंडर्ड होता है। तो उसमें हम इंटरचेंजेबिलिटी कर पाते हैं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स एंड पार्ट्स की। अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं होती तो इंटरचेंजेबिलिटी भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर यूनिफॉर्मिटी है तो इंटरचेंजेबिलिटी बहुत आसान हो जाती है, और वो यूनिफॉर्मिटी जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन से ही अचीव की जा सकती है। एंड टू रिड्यूस द गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्शन टू द फिक्स टाइप, साइजेस, फीचर्स एक्सेट्रा। तो हर एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट लाइन है, जो भी प्रोडक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस कर रही है, उस प्रोडक्ट के जो साइजेस होंगे, जो टाइप्स होंगे, जो फीचर्स होंगे, वो बिल्कुल सेम होंगे, क्योंकि सारे ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टैंडर्ड मेथड इस्तेमाल करके, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके, स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। So standardization simply means it is a technique that suggests that standards should be set for each and every part of the work, and these standards are necessary to achieve quality and quantity of output and to achieve interchangeability of the goods. इसी टेक्निक का सेकेंड पार्ट है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब होता है कि किसी प्रोडक्ट में अननेसेसरी वैरायटीज या साइज या डायमेंशंस होती हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को कोई फायदा नहीं हो रहा है, पर ऑर्गेनाइजेशन उस वैरायटी को और उस साइज को या उस पर्टिकुलर फीचर के प्रोडक्ट को रखे हुए है, तो उसकी वजह से रिसोर्सेज का वेस्ट हो रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने रिसोर्सेज बचाने के लिए क्या करना चाहिए कि कौन सी वैरायटीज है उसके प्रोडक्ट की जो कि बहुत ज्यादा डिमांड में नहीं है, या उस वैरायटी को अगर वो डिसकंटिन्यू कर देंगे तो उससे उनके सेल्स रेवेन्यू या प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई बहुत ज्यादा असर नहीं आएगा, बल्कि उस वैरायटी को मेंटेन करने के लिए उनको बहुत सारा खर्चा अपने असेट्स में करना पड़ रहा है, लेबर पे करना पड़ रहा है। तो वो उस लेबर कॉस्ट को और असेट्स कॉस्ट को बचा सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग दैट अननेसेसरी वैरायटीज। बिल्कुल जैसा अभी हमने मूवमेंट स्टडी में पढ़ा कि अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट करके रिसोर्सेज को सेव किया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह से सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में बताया गया कि अगर कोई भी प्रोडक्ट में कॉम्प्लेक्सिटी है किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में जिसकी वजह से ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो उसको सिंप्लीफाई करके जो है वो कॉस्ट सेव किए जा सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है
और वो अलग अलग साइजेस के बेड्स बनाती है। तो एक 6x6 का बेड बनाती है, वो एक 3x6 का बेड बनाती है, और उसने क्वीन साइज और किंग साइज बेड्स भी बनाने शुरू कर दिए। लेकिन उसने थोड़े टाइम में ये ऑब्जर्व करा कि उसके क्वीन साइज बेड्स की ज्यादा डिमांड नहीं है, 6x6 डबल बेड एंड 6x3 सिंगल बेड की डिमांड ही ज्यादा है। और क्वीन साइज और किंग साइज बेड्स बनाने के लिए उसे अलग से लेबर भी रखनी पड़ रही है, और उसको कुछ एक्स्ट्रा टूल्स और इक्विपमेंट्स भी इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, जिसमें खर्चा तो बहुत हो रहा है लेकिन उसकी डिमांड इतनी नहीं है जिससे कि वो रेवेन्यूज जनरेट कर पाए। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या सजेस्ट करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को क्वीन साइज और किंग साइज बेड्स जो है वो डिसकंटिन्यू कर देने चाहिए। उससे उसका वर्क जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, उसको मशीन्स एंड टूल्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, इन्वेंट्री और स्टॉक मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, और इस तरह से वो अपने बहुत सारे रिसोर्सेज को सेव कर सकता है। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, द पर्पस इज to save the cost of labor, the machines, the tools, to reduce the need for the inventory and to ensure the optimum utilization of the resources. सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क से ये सारे पर्पसेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करती है। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लेटेस्ट एग्जांपल लिया है कि जैसे हम एटीएम कार्ड्स यूज करते हैं, मेट्रो कार्ड्स यूज करते हैं, उसकी जगह पर एक वन नेशन वन कार्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जिसका इस्तेमाल जो है एज एन एटीएम कार्ड भी किया जा सकता है, एज अ मेट्रो कार्ड भी किया जा सकता है। कहीं पर भी ट्रेवल करना हो तो उस कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक ही कार्ड जो है वो डाइवर्स नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। So this particular card is resulting in the simplicity of the work. लोगों को बहुत सारे कार्ड्स एक साथ कैरी नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि एक ही कार्ड जो है वो बहुत सारे पर्पसेस सर्व कर रहा है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड द बेंचमार्क्स फॉर ईच एंड एवरी बिजनेस ऑपरेशंस so that actual performance can be measured and corrective actions can be taken so that there can be interchangeability of the finished products because they are of uniform shape and sizes and characteristics. And simplification means removing unnecessary diversity, varieties in the products so that optimum utilization of the resources is possible. So with this we have done all the 4 techniques of scientific management. इससे पहले हम 4 principles कर चुके हैं कि scientific management के जो 4 principles हैं उनको कैसे implement किया जा सकता है। उसी के लिए 4 techniques बताई गई कि scientific work study होनी चाहिए, standardization होनी चाहिए, simplification होना चाहिए काम का, 2 wage rates का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए, और ऑपरेटिव लेवल पर भी स्पेशलिस्ट अपॉइंट होने चाहिए, और ऑपरेटिव लेवल पे भी सिर्फ एग्जीक्यूशन का काम नहीं होना चाहिए बल्कि प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन दोनों का काम होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिव लेवल ही एक ऐसा लेवल है जो डायरेक्ट वर्कर्स से डील करता है, जिसको रियल लाइफ सिचुएशंस बहुत अच्छे से पता होती हैं। इसीलिए ऑपरेटिव लेवल पे ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। फेओल के भी 14 प्रिंसिपल्स हमने कर लिए, टेलर के भी 4 प्रिंसिपल्स कर लिए, और टेलर की 4 टेक्निक्स भी हमने पूरी कर ली। इन सारी वीडियोस को बहुत अच्छे से देख लीजिए, और इनको बहुत ध्यान से देखने के बाद, इनके कीवर्ड्स और इनके एग्जांपल्स समझने के बाद आप इस पर किसी भी तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे। सो प्लीज डू वॉच ऑल द वीडियोस रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसके प्रिंसिपल्स, उसके टेक्निक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने डिस्कस नहीं की थी, क्योंकि मैंने कहा था कि जब हम सारे प्रिंसिपल्स कर लेंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंपॉर्टेंस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, और फिर कंपेयर करेंगे टेलर एंड फेओल को। उसके बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद द डिस्कशन ऑफ द रिमेनिंग टॉपिक्स रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। Till then, goodbye, stay healthy and connected.